Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है. तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं. इस समय दिल्ली में वायरल होने की होड़ लगी हुई है. राहुल गांधी ने जब कॉकरोच पार्टी के विरोध प्रदर्शन को मिली पब्लिसिटी और हेडलाइंस को देखा तो उन्हें लगा कि वो तो इस रेस में पीछे छूट गए. राहुल गांधी छात्रों के साथ कोटा और देहरादून में इवेंट मैनेजमेंट करते रह गए और असली लाइमलाइट कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक ले गए. इसलिए आज राहुल गांधी भी इस रेस में उतर गए हैं और आज वो प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए. और जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो वो कुछ इस तरह से सड़क पर लेट गए जैसे इस देश के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स भी शायद ना कर पाए. उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी वायरल होने की अपनी कोशिश में कामयाब हो गए. पुलिस के साथ धक्का मुक्की में उनके कई वायरल होने लायक रील्स बन गई और वीडियोस बन गए. तो आज ये सारी रील्स जो राहुल गांधी ने आज बनाई हैं हम आपको दिखाएंगे. आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन पूरी तरह से विपक्षी नेताओं ने हाईजैक कर लिया है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये सब के सब अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं. भारत के तमाम विपक्षी नेता अपनी इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने दम पर आज कोई भी जनता से जुड़ा आंदोलन नहीं कर सकते. आज भारत में एक भी ऐसा विपक्षी नेता नहीं है जिसके आह्वान पर 50,000 युवा कहीं भी इकट्ठे हो जाएं. ये लोग, ये नेता पार्टी के कार्यकर्ता और किराए की भीड़ से अपनी रैली तो कर सकते हैं लेकिन आंदोलन नहीं कर सकते. और इसीलिए अब हर एक विपक्षी नेता की नज़र इस पके पकाए आंदोलन पर है और तमाम विपक्षी नेता चाहते हैं कि वो इस आंदोलन को हाईजैक कर लें. और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अब कॉकरोच पार्टी के नेताओं का असली चरित्र एक्सपोज होने लगा है. कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता विजेता दहिया 20 जुलाई को जब हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर पुलिस वालों की लाठियां खा रहे थे, उस समय विजेता दहिया दिल्ली में एक फास्ट फूड जॉइंट पर जाकर बड़े आराम से बर्गर खा रहे थे. उसी दौरान कुछ युवाओं ने विजेता दहिया को पकड़ लिया और वहां पर उसका वीडियो बना लिया. इन युवाओं ने कॉकरोच पार्टी के इस नेता से सीधा सवाल पूछा कि हम लोग यहां लाठियां खा रहे हैं आपके कहने पर और तुम बड़े आराम से यहां खड़े होकर बर्गर खा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? इसके बाद कॉकरोच पार्टी ने विजेता दहिया को उनके पद से हटा दिया है. या ये कह लीजिए कि जब ये पूरा वीडियो दुनिया भर ने देख लिया तो कॉकरोच पार्टी को ये एक्शन लेना ही पड़ा. तो उनका एक विकेट आज गिर गया. कॉकरोच आंदोलन की भीड़ देखने के बाद आज राहुल गांधी भी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास धरने पर बैठ गए. अभी तक राहुल गांधी इस आंदोलन से दूरी बनाकर चल रहे थे लेकिन कल के विरोध प्रदर्शन की भीड़ देखने के बाद, इस विरोध प्रदर्शन को जो हेडलाइंस मिली, किस तरह से इसके वीडियोस वायरल हो गए, राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि इस आंदोलन के बारे में उनका अभी तक का आकलन गलत था और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने जंतर मंतर पर जाकर उनसे बाजी मार ली. आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को आज फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया. राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी के साथ सीधे तौर पर नहीं दिखना चाहते लेकिन देश में छात्रों को लेकर जो माहौल बन रहा है उसका फायदा वो जरूर उठाना चाहते हैं.
और इसीलिए राहुल गांधी एक दिन भी जंतर मंतर तो नहीं गए, लेकिन आज वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने धरने पर जरूर बैठ गए। इसके थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए यहां पर पहुंच गए और जब पुलिस ने राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो कुछ इस तरह सड़क पर लेट गए जैसे इस देश के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स भी शायद ना कर पाएं। राहुल गांधी ने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं और पुलिस को उनके साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ी। राहुल गांधी सड़क पर लेट गए। वो जानते थे कि जितनी देर तक पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की होगी उतने ही वीडियोस बना लिए जाएंगे, उतनी रील्स बन जाएंगी और फिर ये रील्स वायरल हो जाएंगी। अब देखिए क्या हुआ। राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है। राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, उन्हें बस में बैठाया और वहां से ले गए। पुलिस राहुल गांधी को बस में बैठाकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम और प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर मार्ग के पुलिस स्टेशन में इसके बाद ले गई। इस समय जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई हैं और इस समय वो वहां पर हैं। ये नई तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उन्हें इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उनसे मिलने के लिए अब सोनिया गांधी भी इस पुलिस स्टेशन में पहुंच गई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद। अरे उधार मत, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। जिंदाबाद सोनिया गांधी। और दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी को अपनी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की इजाज़त दे दी है, इसलिए उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है और वो अब अपनी बेटी से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल पाएंगी। यानी इस समय पूरा जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी, तीनों ही इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तीनों के ही वीडियोस अभी आपने देख लिए हैं। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे तब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर भेजा गया। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे पहले कहा कि यदि केंद्र सरकार संसद में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। ये बात उन्होंने इसलिए कही होगी कि उन्हें पूरा यकीन होगा कि सरकार चर्चा कराने के लिए मानेगी नहीं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये मांग रखी कि आप
पेपर लीक और नीट से जुड़े जो सारे मुद्दे हैं, इन्हें संसद में इस पर चर्चा कराइए, तो मैं अपना धरना वापस ले लूंगा। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने सरकार से बात की और सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को तुरंत मान लिया और कहा कि हम संसद में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी को लगा कि अगर सरकार इतनी आसानी से तैयार हो गई तो उन्हें धरने से उठना पड़ेगा, और वो कुछ और सोच कर आए थे। अगर इतनी आसानी से वो मान जाएंगे और इतनी आसानी से धरने से उठ जाएंगे तो फिर रील्स कैसे बनेंगी, वीडियो कैसे बनेंगे, वो वायरल कैसे होंगे। और आज का जो मकसद था वो था वायरल होने का। तो वायरल होना आज जरूरी था। इसलिए जब राहुल गांधी को लगा कि ये तो बातचीत से सारी बात जो है मान गई सरकार, तब राहुल गांधी अपनी इस मांग से पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो एक और मांग है। और उन्होंने फिर एक नई मांग जोड़ दी और कहा कि नहीं, मेरी मांग ये भी है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि संसद में इस बारे में चर्चा करवाओ तो मैं चला जाऊंगा। सरकार ने कहा कि ठीक है, चर्चा करा लेते हैं। और जब सरकार वापस इस प्रपोजल के साथ आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहा हूं, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक हम यहां से उठकर नहीं जाएंगे। मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो आज सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार ने यह आश्वासन दे दिया था कि वो संसद में छात्रों के इस मुद्दे पर, पेपर लीक के इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है, तो फिर राहुल गांधी को आज धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता थी? इसकी वजह यह है कि अब राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि छात्रों का मुद्दा उनके हाथ से निकल चुका है और आज उनके पास शायद ये आखिरी मौका है इस गेम में वापस लौटने का। इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने वायरल होने के लिए किया और इस समय विपक्षी दलों के नेताओं के बीच धरने पर बैठने की एक प्रतियोगिता चल रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ धरना देने के लिए पहुंची थी और उनके पास आज जिप टाइज भी थी। जिप टाइज क्या होती हैं अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा, ये एक तरह की प्लास्टिक की एक रस्सी जैसी होती है। राहुल गांधी ने खुद ये जिप टाइज अपने आसपास नेताओं को दी, उनको बांटी और कांग्रेस नेता इन जिप टाइज को अपने हाथों में बांधकर
खुद को एक सांकेतिक हथकड़ी, अपने हाथों को एक सांकेतिक हथकड़ी में बंधा हुआ दिखा रहे थे, कुछ इस तरीके से। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज के इस आंदोलन की पूरी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली थी। अब ये जो जिप टाइज लेकर पहुंचे हैं, ये किसी ने आइडिया उन्हें दिया होगा कि हम ये इस तरह से जाते हैं। ये जिप टाइज पहले इन्होंने ऑर्डर की होंगी, फिर बांटी, उसके बाद इन्होंने ये अपने हाथ उसमें बांधे। तो देखिए आज पूरे दिन की रणनीति क्या थी। सबसे पहले आज सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों को नाश्ता बांटा, खाने पीने का सामान बांटा। ये जो आप टोपी में देख रहे हैं, सफेद टोपी में, ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। ये गए और वहां इन्होंने नाश्ता बांटा। देखिए तो आप देखिए ये प्रोटेस्ट कई हफ्ते से वहाँ चल रहा है। कॉकरोच पार्टी के जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, नेता हैं, ये जंतर मंतर पर बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता अब तक वहाँ नहीं गया। ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता अब तक वहाँ नहीं पहुँचे। अचानक आज सुबह इनकी नींद टूटी और इन्होंने सोचा कि हम वहाँ चलते हैं और प्रदर्शनकारियों के बीच खाने पीने का सामान बांट कर आते हैं। तो आप सोचिए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लेट रियलाइजेशन। कल तक राहुल गांधी को एहसास ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी इन्हें हल्के में ले रहे थे। आज उन्होंने देखा कि ये तो वायरल हो गए सारे लोग, पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। अखबारों में पहले हेडलाइन, सब अखबारों में हेडलाइंस हैं, सारे चैनल, न्यूज़ चैनल्स पर ये छाए हुए हैं। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो सुबह उन्होंने नाश्ता बंटवाया। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके ये मांग की कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब आप सोचिए, लोकसभा स्पीकर से आप ये पहले ही मांग कर चुके हैं कि चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने आप कहा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पुलिस की लाठीचार्ज में घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। यानी एक और फोटो ऑप, यानी उन्हें वो जानते थे यहां भी फोटो खींचेंगी, यहां से भी हम वायरल होंगे, तो फिर ये पहुंचे अस्पताल। देखिए जिस तरीके से और तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनके दर्द को बांटेंगे। केसीबी वेणुगोपाल भी हैं। हमारे काफी सारी एक को आपका नंबर जी सर, नंबर दे दो। तो इस दौरान उनके लगातार वीडियो बन रहे थे और वो गए भी इसीलिए थे ताकि वीडियो बनेंगे, उसके बाद जनता देश की देखेगी कि देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी दिन में जंतर मंतर पहुंच गए। सुप्रिया सुले पहले भी इस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर आ चुकी हैं, लेकिन आज शरद पवार भी पहली बार यहां पर पहुंचे और वो भी इन प्रदर्शनकारियों से मिले। कॅरोटिड आर्टरीमध्ये मानेवरती मारले म्हणून ती क्रिटिकल आहे। अब देखिए, शरद पवार 85 साल के हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, काफ़ी बीमार रहते हैं। 85 साल की उम्र में भी शरद पवार आज यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि वो भी देश को एक संदेश देना चाहते थे कि वो इन आंदोलनकारियों के साथ हैं। उन्हें भी युवाओं का वोट चाहिए। अब धीरे धीरे कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन
विपक्षी पार्टियों का आंदोलन बन गया है। शुरुआत में राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इससे अपनी दूरी बनाकर रखी, लेकिन धीरे धीरे इन सारे नेताओं को इस आंदोलन की अहमियत और ताकत समझ में आने लगी और अब राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ गए हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने वीडियोस बनवा रहे हैं, अपने रील्स बनवा रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनके ज़रिए उन्हें वायरल करवा रहे हैं। इन सारे विपक्षी नेताओं को अब ये बात समझ में आ गई है कि वो खुद ज़मीनी स्तर का ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करने में सक्षम नहीं है। तो इस बात को आप समझिए, ये नेता इस बात को जानते हैं कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो ऐसा खुद अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा कर लें। इसलिए सभी नेता एक बने बनाए पके पकाए आंदोलन और उससे उमड़ने वाली भावनाओं का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें एक पका पकाया आंदोलन चाहिए। ये जो नेता हैं, आज हमारे देश में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं है जिसके आह्वान पर 50,000 युवा कहीं पर इकट्ठा हो जाएं, जिसके कहने पर 50,000 लाख की कोई भीड़ कहीं पर पहुंच जाए और प्रदर्शन पर बैठ जाए। एक भी नेता हमारे पास आज विपक्ष में ऐसा नहीं है जो खुद कहीं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठ जाए, 2 दिन भी बिना खाए पिए रह सके। देखिए, अभिजीत दिप्ते भी भूख हड़ताल पर तो बैठ गए इमोशनल होकर, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। भूखे रहना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कभी एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकले, जिन्हें सुख सुविधाओं की पूरी आदत है। ये सारे लोग सोशल मीडिया की राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते। और ये बात भारत के विपक्षी नेताओं को समझ में आ गई कि भारत में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं जो ऐसा आंदोलन खड़ा कर सके अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर। ये बात वो अब जानते हैं। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर किराए की भीड़ से रैलियां तो कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं कर सकते। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी बार अपना कोई बड़ा आंदोलन या असरदार विरोध प्रदर्शन कब किया था? तो आज कांग्रेस पार्टी इस कॉकरोच के जरिए वापस गेम में आना चाहती है। आज अगर कांग्रेस को आप देखें तो कांग्रेस के हाथ पर यह कॉकरोच आपको दिखाई देगा। राहुल गांधी ने एक जमाने में भारत जोड़ो आंदोलन जरूर शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी, उसमें जनता तो आई, भीड़ तो आई, वो वायरल हुई, लेकिन वोट नहीं मिले। ममता बनर्जी ने सिंगूर के बाद आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, इसलिए ममता बनर्जी को भी इसी कॉकरोच की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद उस स्तर का कोई बड़ा आंदोलन या विरोध प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उनकी झाड़ू को भी आज इस कॉकरोच की आवश्यकता है। और अखिलेश यादव का भी कोई बड़ा आंदोलन आपको याद नहीं आएगा, इसलिए आज अखिलेश यादव की साइकिल को भी इसी कॉकरोच की आवश्यकता है। आप देखिए, इसलिए ये सारे नेता ये चाहते हैं कि कॉकरोच के साथ अब उनका गठबंधन हो जाए। कॉकरोच ने ये बिरयानी पका दी है, खाने के लिए ये सारे नेता आ गए हैं। कहने के लिए ये विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन ये सड़क पर उतरकर आंदोलन करने, आम लोगों को अपने साथ जोड़ने या बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इनके अंदर वो ताकत ही नहीं। ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं या किराए की भीड़ के आधार पर रैलियां करती हैं, लेकिन असली जनता का समर्थन इनके साथ नहीं है। और यही कारण है कि विपक्षी नेता भीड़ तो कई बार अच्छी खासी जुटा लेते हैं, पैसा देकर, कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर लेते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की जनता इन विपक्षी पार्टियों पर पहले की तरह अब भरोसा नहीं करती और बड़ी संख्या में आम लोग इनके साथ अब खड़े होने के लिए आगे नहीं आते। कहने का मतलब, विपक्षी नेताओं ने अब अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। इनकी ताकत भी खत्म हो गई है, विश्वसनीयता भी खो गई है, इसलिए आज इन्हें कॉकरोच की जरूरत पड़ रही है। आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था तो इन विपक्षी पार्टियों को एक तब भी पका पकाया आंदोलन मिल गया था और ये सब उसमें कूद पड़े थे। इससे पहले जब CAA नए नागरिकता कानून के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब भी ये सारे विपक्षी नेता उसमें कूद पड़े थे। अब इस बार कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में भी यही हुआ और विपक्ष के नेता सोच रहे हैं कि इन्हें पहले से तैयार
एक आंदोलन मिल चुका है, एक पकी पकाई बिरयानी इनके सामने रखी है, बस उसे जाकर ये खाना चाहते हैं। और इसीलिए वायरल होने की, धरने पर बैठने की एक प्रतियोगिता दिल्ली में शुरू हो गई है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कॉकरोच पार्टी इन सभी नेताओं को अपना मंच देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। अभिजीत दिपके पहले कहते थे कि वो किसी भी नेता को अपने मंच पर नहीं बुलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा मंच ही इन नेताओं को सौंप दिया। अगर अभिजीत दिपके इसे सिर्फ छात्रों का आंदोलन बनाकर रखते और नेताओं से और देश विरोधी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से अपनी दूरी बनाकर रखते, तो देश भर के छात्र और इनके माता पिता इस आंदोलन से जुड़ सकते थे। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये वाकई बहुत बड़ा है। अगर सिर्फ इस मुद्दे की बात करें तो मुद्दा शानदार है। ये मुद्दा देश के हर परिवार को जोड़ता है, क्योंकि हर परिवार में छात्र हैं और छात्र ये चाहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, परीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए। हर छात्र ये चाहता है, उसके माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन जैसे ही गरीब और मिडिल क्लास परिवारों ने देखा कि इस आंदोलन को अब वही नेता चला रहे हैं जिन्हें देश की जनता चुनावों में न जाने कितनी बार रिजेक्ट कर चुकी है, तो देश की आम जनता भी अब पीछे हट गई। आपको याद होगा, नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक आंदोलन शुरू किया था। ये एक प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट था। कोटा में वो छात्रों से मिले, फिर देहरादून में भी छात्रों से मिले। अब इसमें छात्र तो आए बड़ी संख्या में, लेकिन वो राहुल गांधी से सिर्फ मिलते हैं, सेल्फी लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब कॉकरोच आंदोलन में सभी विपक्षी दलों को जबरदस्त संभावनाएं दिख रही हैं और देश की हर एक विपक्षी पार्टी अब कॉकरोच पार्टी जैसा बनना चाहती है, उसके साथ दिखना चाहती है। और ये जो उफान उन्होंने लोगों का देखा है, सभी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और कॉकरोच पार्टी की समस्या ये है कि वो इन नेताओं के सामने सरेंडर कर चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसी बात को लेकर एक लड़ाई शुरू हो गई। और यह लड़ाई है अब कॉकरोच आंदोलन का श्रेय लेने की। राहुल गांधी ने आज जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू किया, इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर हमला करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कॉकरोच पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर धरने पर बैठा दिया। तो सोचिए, ये संजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट है, देखिए। ये कह रहे हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं, जबकि आतिशी ने लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी पर इसी तरह का आरोप लगा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मोदी सरकार से मिले होने का आरोप लगा रही हैं, जबकि ये दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों ही पार्टियां विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका एक हिस्सा हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है जो चल रहा है, इसका लालच ही ऐसा है कि इसके ऊपर दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई। और सोचिए, इसमें कॉकरोच पार्टी जो है वो किसके साथ है? कॉकरोच पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में कॉकरोच पार्टी ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया, बल्कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, राहुल गांधी हमारा समर्थन कर रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है, हम इससे बड़े खुश हैं। कॉकरोच पार्टी के नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 31 दिनों के आंदोलन के बाद उनके नाम पर पूरे देश की विपक्षी पार्टियों में ही ऐसा झगड़ा शुरू हो जाएगा। आज की सच्चाई यह है कि अब छात्रों के मुद्दे पीछे छूट गए हैं और राहुल गांधी और केजरीवाल अब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। दोनों को वायरल होना है, दोनों को रील्स बनानी है, दोनों को अब युवाओं का वोट चाहिए। कॉकरोच पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक और उनका समर्थन करें, सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है उसे तोड़वाने के लिए ये आए, और कांग्रेस ये चाहती है कि कॉकरोच पार्टी राहुल गांधी का समर्थन करे। तो अब कांग्रेस प्लस कॉकरोच, ये नया फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और कॉकरोच का गठबंधन, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कांग्रेस और
कॉकरोच के गठबंधन की बात आज क्यों कही? आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर इस तरह से अचानक विरोध प्रदर्शन करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ किया है। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होता है, उनका घर है वहां पर, और सुरक्षा कारणों से इसके आसपास करीब 1 किलोमीटर के इलाके को नो प्रोटेस्ट जोन माना जाता है। इसलिए यहां पर धरना, जुलूस या भीड़ जुटाने की अनुमति पूरे साल में कभी नहीं दी जाती। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों की सुरक्षा को लेकर 2 बार इतना बड़ा खिलवाड़ हो चुका है। कल कॉकरोच पार्टी ने संसद मार्ग पर ड्रोन से एक वीडियो शूट किया, ड्रोन उड़ा दिया वहां, और आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। तो ये 2 सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़े ब्रीच हैं, सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ आज। देखिए, ये सारे जो विपक्ष के नेता हैं, ये हर जगह जाते हैं और संविधान की बात करते हैं, संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और संविधान खतरे में है। संविधान क्या है? संविधान ये कहता है कि ये देश किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा, कानून से चलेगा। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, हर चीज़ पर एक कानून है, हर चीज़ का सुझाव और उसका सोल्यूशन संविधान में लिखा है, उसके हिसाब से चलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि हर चीज़ बातचीत से उसका हल होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी ये जानते हुए कि ये नो प्रोटेस्ट जोन है, जानबूझकर वहां बैठे, जानबूझकर उन्होंने धरना दिया ताकि पुलिस को उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाना पड़े और उसके वीडियोस बन जाएं। दूसरी बात, कॉकरोच पार्टी ने 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो अपना विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें आप कल से देख रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की थी। देखिए, कल की तस्वीर कुछ आपको दिखाते हैं। कल कैसे तोड़फोड़ हुई थी, कैसे मारपीट हुई थी, आंदोलन ने कैसा रूप ले लिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी सुनिए। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा था कि कॉकरोच पार्टी ने 20 तारीख के प्रदर्शन के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी है और ना ही इस पूरे इलाके में प्रोटेस्ट, मार्च या जुलूस की कोई अनुमति दी जा सकती है। अनुमति दी भी नहीं जा सकती। ये इलाका ऐसा है जहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता और उन्होंने अनुमति मांगी भी नहीं है। और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो उस समय वहां पर बहुत ही सख्त सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं। इसलिए कोई भी परमिशन उस दिन के लिए वहां नहीं दी जा सकती। ये आपकी स्क्रीन पर पब्लिक एडवाइजरी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की लिखी हुई है। ये सब जानते हुए कॉकरोच पार्टी ने जानबूझकर उसी इलाके में ये विरोध प्रदर्शन किया। वो जानते थे कि हम कानून तोड़ रहे हैं और कानून पुलिस कितने देर तक तोड़ने देगी आपको। आप कानून तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और ये भीड़ उग्र है, हजारों लोगों की भीड़ है। अगर सोचिए, अगर ये संसद भवन तक पहुंच जाते तो क्या ये संसद भवन के गेट पर चुपचाप खड़े हो जाते? ये अंदर जाने की कोशिश करते और फिर जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाहर, ये सब आपको संसद भवन के अंदर दिखाई देती। कॉकरोच पार्टी के इस आंदोलन में 118 पुलिसकर्मी और 70 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है जब प्रदर्शनकारियों से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो जाएं। इसका मतलब है कि उपद्रवियों ने सीधे पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया था। पुलिस वालों की संख्या ज्यादा है घायलों की और प्रदर्शनकारियों की कम है। आज विपक्षी पार्टियों के नेता घायल छात्रों को देखने के लिए तो अस्पताल जा रहे हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी पर घायल हुए पुलिस वालों को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा। ये कितनी खराब बात है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 20 जुलाई को अस्पताल जाकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। तो पुलिस कमिश्नर तो गए क्योंकि ये उनकी टीम है, लेकिन कोई भी नेता पुलिस वालों का हालचाल पूछने के लिए नहीं गया। और इन पुलिस वालों की सोचिए क्या गलती है। ये जो पुलिस वाले हैं ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जिस दिन इन पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी करनी बंद कर दी उस दिन आप सोचिएगा इस देश का क्या हाल होगा।
घायल पुलिस वालों के मुताबिक हमला करने वाले कोई आम छात्र नहीं थे और कई प्रदर्शनकारी अपने बैग में पहले से ही पत्थर भरकर लाए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर और स्टील के डंडों से हमला किया और इन हमलों में किसी पुलिस वाले का सिर फट गया तो किसी का हाथ टूट गया। कुछ पुलिस वालों से बात हुई है, उनकी बात सुनिए। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा, नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। हमारी 20/7/26 को प्रोटेस्ट अरेंजमेंट में ड्यूटी थी, जो ड्यूटी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने की थी। वहाँ पे हम भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो सुबह से भीड़ बढ़ रही थी, धीरे धीरे वो भीड़ उग्र होती गई। हम पब्लिक, लड़कियां, बच्चे सभी को कोऑपरेट कर रहे थे, धीरे धीरे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, उग्र हो गई, जिन्होंने हम पे पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और हमारे सर पे चोट लगी, जिससे मुझे हेड इंजरी हुई और मेरे को पीसीआर के थ्रू आरएमएल हॉस्पिटल हमारे सीनियर अफसरों ने भेजा। जब स्टैम्पेड हुआ, मैंने बार बार जो है फ्रंट से मैंने बार बार निर्देश दिया, रिक्वेस्ट भी किया लड़कों से, लड़कियों से कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें और शांति से बैठे रहें। लेकिन उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं मैम, पीछे से धक्का देने वाले। अब वो लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम है उसको रोकने के लिए। उसी दौरान जो है जब स्टैम्पेड हुई थी तो लड़कियों को बचाने के दौरान मुझे चोट आई है। अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा, ऐसे आंदोलनों के दौरान प्रेस के लिए, मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार इस आंदोलन में जो रिपोर्टर्स गए वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कल के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला पत्रकारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, उनका अपमान किया, उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ रिपोर्टर्स की पिटाई की गई, कई पत्रकारों को भीड़ ने वहां से भगा दिया, उन्हें काम नहीं करने दिया। कई पत्रकारों पर रिपोर्टिंग के दौरान भीड़ ने यह दबाव बनाया ताकि वो रिपोर्टर्स वहां पर वही बोलें, वही दिखाएं अपने चैनल में जो ये प्रदर्शनकारी चाहते थे। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे जिसमें प्रदर्शनकारी लगातार रिपोर्टर्स पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब रिपोर्टर्स अपने चैनल में वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये प्रदर्शनकारी वहां खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं कि आप क्या बताते हो। अगर उस रिपोर्टर ने इन प्रदर्शनकारियों के पक्ष में कहा तो ये उसकी जय जयकार करते हैं, और अगर उस रिपोर्टर ने इनसे कोई सवाल कर लिया, अगर उस रिपोर्टर ने वो बात नहीं कही जो ये सुनना चाहते हैं, तो फिर ये उन रिपोर्टर्स के खिलाफ नारे लगाते हैं, उस मीडिया या उस चैनल के खिलाफ नारे लगाते हैं, पत्रकारों के खिलाफ नारे लगाते हैं, कहते हैं ये तो बिक चुके। यानी जो इनके बारे में इनकी पसंदीदा बात करे वो तो असली पत्रकार हैं, और जो इनके पसंद की बात ना करें उन्हें ये कहते हैं कि ये बिक चुके हैं। जिन चैनल्स की, जिन पत्रकारों की कवरेज इन्हें पसंद नहीं आई, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, हुटिंग की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है और कहा जाता है कि हम आपको यहां रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जंतर मंतर इनका है? क्या दिल्ली की जो सड़कें जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है, ये सड़कें इनकी हैं? क्या ये सड़कों पर इन्हीं को खड़े होने की इजाज़त है और कोई वहां नहीं जा सकता? इस आंदोलन को लेकर क्या भारत का मीडिया वहां नहीं जा सकता? क्या इन्होंने पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है? क्या ये अलग देश है?
इनके प्रदर्शन में जाने के लिए क्या अलग से पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ेगा? इनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा कर दिया है कि अगर मीडिया को यहाँ आना है तो पहले हमारी इजाज़त लेनी पड़ेगी और हमारी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर हमारे 10,000 लोग हैं तो 50,000 बताने पड़ेंगे। अगर वहाँ पर 500 लोग मौजूद हैं, अगर वहाँ पर 100 लोग मौजूद हैं तो कोई भी ईमानदार मीडिया 100 ही बताएगा। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर 100 लोग मौजूद हैं तो ये ना बताया जाए। ये चाहते हैं कि उन 100 लोगों को 10,000 करके बताया जाए। सवाल है कि अगर किसी आंदोलन में पत्रकार अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते तो फिर निष्पक्ष और स्वतंत्र कवरेज कैसे होगी? आप इन तस्वीरों को देखिए और यह भारत के मीडिया का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन में 2026 के इस आंदोलन में मीडिया के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, फ्री मीडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन फिर उसी मीडिया की आवाज़ को दबाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इन्हें क्या करना चाहिए था। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, फ्री मीडिया की बात करते हैं। आप देखिए इन सारे लोगों के अगर आप वीडियोस देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो सब यही कहते हैं। अगर ये वाकई उन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं जिनके बारे में ये बात करते हैं तो इन्हें ये करना चाहिए था, ये मीडिया को वहाँ आने देते और कहते कि ये मीडिया की स्वतंत्रता है कि आप यहाँ देखिए और आपको जो समझ में आता है आप वहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए, हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपकी कवरेज को बिल्कुल भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। दूसरी बात, ये लोग जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये नीट के छात्र हैं? क्या आपको लगता है कि ये किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं? क्या आपको इन लड़कों को देखकर, लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई कहीं करते होंगे? क्या ये किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के काबिल हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं? आप सोचिए। ये सब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। और कल के इस विरोध प्रदर्शन में कई अंडर एज और नाबालिग बच्चे भी दिखाई दिए थे। आपको याद होगा कल ही कॉकरोच पार्टी ने खुद पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने 12 साल की एक बच्ची को घायल कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 साल की ये बच्ची इस विरोध प्रदर्शन में पहुंची कैसे? और क्या आयोजकों ने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे प्रदर्शन जहां हिंसा की आशंका है वहां पर नाबालिग बच्चों को नहीं होना चाहिए था? लेकिन इन बच्चों को भी रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मीम्स बनाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों के कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि अगर इस प्रदर्शन में किसी की मौत होती है तो मोदी सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। यानी ये तो पहले से ही चाह रहे थे कि किसी की मौत हो जाए। ये प्रदर्शनकारी एक ऑनलाइन ग्रुप बनाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इन चैट्स में प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए यह भी कहा गया कि अगर उनकी जान भी चली जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। प्रदर्शनकारियों को ये चेतावनी भी दी गई थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सर्विसेज बंद हो सकती हैं, इसलिए सभी लोगों से पहले ही एक सीक्रेट ऐप डाउनलोड करने और अपने ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस ऐप में ब्लूटूथ के जरिए बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी मैसेज भेजना और कनेक्टेड रहना संभव है।
दिल्ली पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स अब इन चैट्स, इनके सोर्स और पूरे डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रहे हैं। ये बात हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक की जान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को ऐसी स्थिति में ये लोग लेकर गए जहां उनकी जान ही खतरे में आ जाए, उससे साफ लगता था कि ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी की जान चली जाए, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। अब आपको ये बताते हैं कि कल रात के विरोध प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर क्या हुआ। दिल्ली पुलिस ने यहां से सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा होने लगे। रात के समय वहां करीब 1500 लोग मौजूद थे कल रात, लेकिन सुबह तक की संख्या घटकर लगभग 150 रह गई। कल के विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे लोग और उपद्रवी भी शामिल थे जो ना तो छात्र थे, ना ही उनके माता पिता थे, और इन लोगों को नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे भी लोग थे। लेकिन ये लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे थे, और ये लोग लगातार भीड़ को भड़का भी रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस भीड़ में कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश की। यानी भीड़ का एक हिस्सा ऐसा था जो आउटसोर्स कर दिया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों से आए दिहाड़ी मजदूर भी दिखाई दिए। ये मजदूर डेली वेजर्स हैं, यानी जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, इसलिए ये अपना काम और दिन की दिहाड़ी छोड़कर किसी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए खुद तो कभी नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कोई मजदूर आंदोलन भी नहीं था, ये तो छात्रों का आंदोलन था। तो फिर ये मजदूर वहां पर क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो क्राउड है ये आउटसोर्स किया गया था, उसका एक और सबूत देखिए। कल के विरोध प्रदर्शन में हाजी अफजाल नामक एक गैंगस्टर भी अपने लोगों के साथ शामिल हुआ, और इस गैंगस्टर की पत्नी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद है। हाजी अफजाल ने खुद ही सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो शेयर किया है, और आप देखिए ये गैंगस्टर कैसे छात्रों की मांग उठाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहा है। ये अपनी दूसरी राजनीति करने के लिए आया है, और ये उसका वीडियो देखिए आप। तो जिस व्यक्ति को अभी आपने देखा, हाजी अफजाल, इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण, दंगा और ज़मीन पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर अपराधों के एक नहीं बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वर्ष 2013 में मकोका के एक मामले में अदालत ने इसी हाजी अफजाल को दोषी भी ठहराया था, और तब दिल्ली में पहली बार किसी अपराधी को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था। मकोका एक बहुत ही गंभीर आपराधिक धारा होती है जो बहुत बड़े गैंगस्टर्स पर लगाई जाती है। इस कानून को मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तब लाया गया था। तो आप गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर इस तरह का खतरनाक गैंगस्टर छात्रों के इस आंदोलन में शामिल कैसे हुआ? इस गैंगस्टर की पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, तो क्या आम आदमी पार्टी ने ही इन लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा होगा? एक बड़ा सवाल ये भी है। इस गैंगस्टर की कई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। आज अरविंद केजरीवाल को यह ज़रूर बताना चाहिए कि आखिर एक गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कैसे हुआ, और क्या वो छात्रों के इस आंदोलन को इसी तरह गैंगस्टर्स की मदद से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात एनडीए की संसदीय दल की बैठक के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को काम करना होगा और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का। और अभी अभी की एक खबर आपके लिए ये है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रिहा कर दिया है। जैसा थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था जब शो शुरू किया था कि ये लोग धरने पर बैठे थे प्रधानमंत्री के घर के बाहर, और जब इनसे कहा गया कि आप धरने से हट जाइए, इस जगह पर धरना या इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना निषेध है, तो ये माने नहीं और दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्ती इन्हें वहाँ से उठाकर लाना पड़ा। तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद इन्हें दिल्ली पुलिस ने कुछ देर के लिए अपनी हिरासत में रखा और अब से थोड़ी देर पहले इन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन इनका मकसद पूरा हो चुका है। राहुल गांधी का मकसद सिर्फ इतना था कि वो दिखना चाहते थे, वो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते थे, उन्हें बस एक छोटी सी रील बनानी थी, उन्हें छोटा सा वीडियो बनाना था जो इंस्टाग्राम पर लगाया जा सके, जो वायरल हो सके, जिससे देश के लोग ये देख सकें कि देखिए राहुल गांधी तो हमारे लिए सड़क पर लेट गए और आज वो वाकई सड़क पर लेट गए। और जब वो लेटे हुए थे तब दिल्ली पुलिस को उन्हें उठाकर बस में भरकर ले जाना पड़ा। ये वीडियो बनाने के लिए सब कुछ हुआ था, वो वीडियो अब बन चुका है, इसलिए अब वो रिहा हो गए, उनका काम हो चुका। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अब कॉकरोच पार्टी के नेताओं का असली चरित्र एक्सपोज होने लगा है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। Keeping your money safe is important, but money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, demat and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, JK टायर। Universities bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है।
अब देखिए, कॉकरोच पार्टी के जो नेता हैं उनके चरित्र धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और अब इसमें फूट भी पड़ने लगी है। कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता विजेता दाहिया 20 जुलाई को, जब हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर पुलिस वालों की लाठियां खा रहे थे, कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे क्योंकि इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने का आह्वान किया था। उस समय विजेता दाहिया दिल्ली में एक फास्ट फूड जॉइंट पर जाकर बड़े आराम से बर्गर खा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवाओं ने विजेता दाहिया को वहां पकड़ लिया और उसका वीडियो बना लिया। इन सारे लोगों ने विजेता दाहिया से पूछा कि भाई, देश भर के जो लोग हैं वो वहां पर आकर अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे एक वादे पर, तुम्हारे एक बुलावे पर हम वहां पहुंच गए, हम वहां पर इतनी गर्मी में बैठे हैं धरने पर और तुम यहां बड़े आराम से बर्गर खा रहे हो। उससे काफ़ी कुछ कहा सुनी इन युवाओं ने की। इसके बाद विजेता दाहिया ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने कई आपत्तिजनक बात की और असल में उस वीडियो में उसने अपना चरित्र लोगों को दिखा दिया कि वो क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या है। और पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में है? आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों नहीं? आप ये बताओ, आप बताओ। चलो आप मुझे, आप हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। आप सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो? ये बताओ तो सही, क्यों नहीं गए? ये कौन से सपोर्ट कर रहे हो आप? बाबा को गाली दे रहे हो? मैं तो क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें। मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं और मैं खाऊंगा बर्गर। तो इसने तमाम जो छात्र हैं जो ऐसे नेताओं पर विश्वास करके अपना घर बार छोड़कर, अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं कितने दिनों से, इस गर्मी में, बरसात में, बिना कुछ खाए पिए वो लोग बैठे हैं ऐसे लोगों के कहने पर, और ये कहता है कि मैं किसी के अकाउंटेबल नहीं हूँ और मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, और ऐसे लोगों को कह रहा है कि आप लोग बेवकूफ़ हैं। अब इसने वीडियो अपना ऐसा बना दिया जिसकी वजह से ये लड़का बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। ये नेता बनने लायक है ही नहीं। इसकी विचारधारा आप देखिए। और यही होता है जब जेन जी के कई बार इस तरह के आंदोलन होते हैं तो इस प्रकार के जो लड़के हैं ये नेता बन जाते हैं। अब सोचिए, ये जो प्रवक्ता है ये क्या बात रखेगा कॉकरोच पार्टी की किसी के भी सामने, जो खुद अपने लिए ऐसी बात कर रहा है। इसीलिए कॉकरोच पार्टी ने इसे अब इसके पद से हटा दिया है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी
कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई डीएनडी ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। और डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 7.9 मिलियन लाइव डिजिटल व्यूज़ मिल चुके हैं। मतलब 79 लाख व्यूज़ अभी तक हमारे इस शो को आज मिले हैं। ये डेटा हमें क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए मिलता है, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलता रहता है। और अब ये व्यूज़ हो गए हैं 8 मिलियन, यानी 80 लाख व्यूज़ आज के इस एपिसोड को मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, आपका शुक्रिया। तो डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भीड़ में अलग होना अकेलापन नहीं होता, ये वो पल होता है जब इंसान पहली बार खुद की आवाज़ सुनता है। नमस्कार।